So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने रोटेशनल मोशन पूरा खत्म कर चुके हैं बच्चों 11th का टॉपिक। आज हम बात करेंगे बच्चों वर्क एनर्जी पावर और जिसमें आज का टॉपिक रहेगा वर्क के ऑल केसेस कि पूरी फिजिक्स में जो वर्क आप निकालोगे वो किस किस केस में आप फाइंड आउट कर सकते हो और कौन कौन से उसमें प्रोफाइल बन सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। बच्चों पहली बात आती है कि वर्क होता क्या है। अगर किसी बॉडी पर आप एक फोर्स लगाओगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो साइंटिफिकली आपने कुछ वर्क किया है। ओके, तो सबसे पहले फिजिक्स में बात आती है बच्चों वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगाओगे जो कांस्टेंट हो, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करे या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर ऑन ए पार्टिकल, द पार्टिकल मूव्स थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एस। तो उस पार्टिकल में एस डिस्प्लेसमेंट हो तो आप बोलोगे कि जो वर्क डन होगा उस पार्टिकल पे वो कितना होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तो एफ डॉट एस किसके इक्वल आएगा बच्चों, एफ एस कॉस थीटा के। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये बच्चों ये मैंने पहले भी बता रखा है, जो ये थीटा होता है ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो देखो अगर एफ वेक्टर ऐसे हो और एस वेक्टर ऐसे हो तो ये जो थीटा है बच्चों ये एफ वेक्टर एस वेक्टर दोनों के बीच का एंगल। ओके, अब इस एस वेक्टर का यहाँ प्रोजेक्शन लोगे तो ये एस कॉस थीटा आएगा बच्चों। देखो ये इसका बेस हो गया, यस और नो। या मैं बोलूं इस एफ वेक्टर का यहाँ पे कंपोनेंट लोगे तो ये कितना आएगा बच्चों, एफ कोस थीटा आएगा। तो या तो आप, जैसा कि अपन पिछली बार रोटेशनल में भी ऐसा ही किया था अपन ने, या तो आप एफ का कंपोनेंट ले लो या आप एस का कंपोनेंट ले लो। ओके, तो आपने एफ का कंपोनेंट नहीं लिया, एस का कंपोनेंट ले लिया एफ की डायरेक्शन में। याद रखना है वापस कि जो आपने एफ का सॉरी एस का कंपोनेंट लिया है वो लिया है एफ की डायरेक्शन में, या एफ का जो कंपोनेंट लिया है वो लिया है एस की डायरेक्शन में। ओके बच्चा पार्टी, तो ये जो फाइनली रिजल्ट आया वो आया एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। ओके ओके, तो देखो बच्चों या तो आपने W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लिखा, आपने एफ को बाहर ले लिया और एस कोस थीटा ले लिया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। या आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि इस थर्ड वाले डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ओके, फिर अपन ने देखा कि बच्चों वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। यस बिल्कुल सही बात है बच्चों। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर जिसको आप जूल बोलते हो बच्चों। इसका जो सीजे यूनिट होता है वो होता है अर्ग। तो 1 जूल जो है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। इसी को आप अगर सीजीएस में चेंज करोगे तो जूल जो है वो अर्ग में चेंज हो जाएगा, न्यूटन जो है डाइन में चेंज हो जाएगा और मीटर जो है बच्चों सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला सबको याद ही रहता है, बताने की जरूरत नहीं है, m1 L2 T-2 और वैसे निकाल भी सकते हो आप। So relation between 1 joule and 1 erg which is equals to 1 joule equals to 10⁻⁷ erg। अदर यूनिट्स भी होती है बच्चों वर्क की, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम में आती है। वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 kWh विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके बच्चा पार्टी, इस पे सवाल कैसे आता है, एक सवाल करके देखते देखो। जैसे इलेस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि ए बॉक्स इज मूव्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल पाथ। हॉरिजॉन्टल कोई पाथ है उसके ऊपर ब्लॉक जो है या एक बॉक्स है वो मूव कर रहा है। अप्लाइंग फोर्स ऑफ 80 न्यूटन जो कि कांस्टेंट फोर्स है एट एंगल 30 डिग्री, ओ सॉरी 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा बच्चा पार्टी यहाँ पे भी देखो जो आप एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से है बच्चा। ओके,
सो व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 किलोमीटर। बच्चों कुछ सब कुछ तो दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है आपको, वर्क निकालना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। 80 न्यूटन आपको गिवन है, 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर गिवन है, थीटा भी गिवन है, डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा में आप वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 किलो जूल या 20,000 जूल। ओके, तो ये इसके बेसिक सवाल हुआ जो कि बहुत छोटा सा सवाल था। दूसरा आता है वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। अब बच्चों अगर एक से ज्यादा फोर्सेस आ जाए तो आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप वर्क डन जब फाइंड आउट करोगे बच्चों, इफ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन पार्टिकल, जब तो सबको क्या कर दोगे आप, सबका सम कर दोगे। ओके, जैसे W1 निकालोगे तो ये किसके इक्वल आता है बच्चों, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन। ओके, तो W2 निकालोगे तो इसी तरह से फिर आप जितना निकालते जाओगे डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐड करते जाओगे। ओके, तो ds तो सब में सेम रहेगा, बस आपने क्या करना है, समीशन f करना है या f रिजल्टेंट करना है आपको। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, भाई जो वर्क डन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स पे डिपेंड करेगा। ओके, फिर आता बच्चों कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस में पहला चीज आता है नेचर ऑफ वर्क। तो वर्क डन जो है बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपको पहली बात तो ये याद रखनी है। जैसे ये एक अपन प्रोफाइल पढ़ते हैं, इसके ऊपर फिर एक एग्जांपल करेंगे कि इफ यू लिफ्ट ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू ए हाइट एच, आपने u इक्वल टू जीरो से बॉडी को लिफ्ट किया, मतलब बॉडी को ऊपर ले जा रहे हो आप एक हाइट एच पर, तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स। अब बच्चों एक चीज सोचना कि ये बॉडी जा भी ऊपर ही रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है। आप फोर्स भी लिफ्टिंग वाला लगा रहे हो, उसका मतलब फोर्स भी ऊपर ही है। तो बोलो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो गए तो थीटा जीरो हो गया बच्चों। तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स पूछेगा तो आप क्या करोगे, फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एच इंटू कोस जीरो डिग्री। कोस जीरो डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब वर्क जो आएगा वो एफ एच आ जाएगा, जिसको अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स कितना हो गया बच्चा पार्टी, पॉजिटिव आ गया। अब आपको पूछे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप इस वेट के थ्रू वर्क निकालोगे। अच्छा बच्चों, बॉडी जा रही है ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, वेट है नीचे, तो बोलो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। बच्चों ये एम्स में आए हुए सवाल हैं सारे, अभी आप देखना कि इस बॉडी को आप ले जा रहे हो ऊपर और वेट लग रहा है नीचे, तो थीटा कितना हो गया बच्चों, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, थीटा 180 हो गया, 180 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना एच इंटू थीटा कितना 180। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब ये हो गया माइनस एम जी एच, का मतलब वर्क डन कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा, नेट वर्क डन पूछेगा, आप दोनों को ऐड कर दोगे, जैसा कि अपन ने भी पहले पढ़ा, वर्क डन ड्यू टू मेनी फोर्सेस, सबको ऐड कर देते हैं अपन। तो आपने क्या करा, एफ एस माइनस एम जी एस दोनों को ऐड कर दिया, तो आपने क्या करा, एच कॉमन ले लिया बाहर, क्या बच गया आपके पास, एफ माइनस एम जी। अब बच्चों अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसका वेट। इसका मतलब फोर्स और एम जी दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसका मतलब एफ माइनस एम जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब नेट वर्क डन इफ द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एफ इक्वल टू एम जी। ओके, इसी तरह से आप एक सवाल कर सकते हो, वो सवाल क्या है वो भी देख लीजिए आप, कि ए लोड ऑफ मास 3000 kg is lifted by a winch with is an acceleration a equals to 2 meter per second square. Find the work done during the first 1.5 मतलब 1.5 second. First 1.5 second मतलब 1.5 second from the beginning of the motion. Okay? तो सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे बच्चों, आप क्या कर रहे हो, इसको ऊपर ले जा रहे हो। ओके, एक्चुअली में ये लिफ्ट जैसा केस हो गया। तो लिफ्ट में आप जब टेंशन निकालते हो तो वो कितना निकालते हो, एम जी प्लस ए या एम जी प्लस एम ए। या आप नहीं निकालना चाहो, आपको नहीं पता है लिफ्ट क्या होती है, तो आप सोचो ये बॉडी जा रही है ऊपर, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो ये टी माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन बनाओगे। इस एम जी को इस साइड लिया होगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी एम जी प्लस एम ए। या डायरेक्ट लिफ्ट वाला केस भी याद रख सकते हो। तो ये टेंशन आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इसको एच हाइट तक आप ऊपर ले जा रहे हो तो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज आप रेस्ट से ले जा रहे हो तो यूटी तो हो गया जीरो, आपके पास क्या बच गया, ओनली हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्क डन कैसे लिखोगे, अच्छा ये बॉडी जा भी ऊपर ही रही है, टेंशन भी ऊपर ही है। ओके,
तो कितना हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा टी टेंशन डिस्प्लेसमेंट एच कोस जीरो डिग्री। अच्छा एच कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, टेंशन कितना एम जी प्लस ए, एम कॉमन ले लिया यहाँ से। और इसके अलावा क्या हो गया बच्चा पार्टी, इसके अलावा हो गया कोस जीरो की वैल्यू आपने क्या रख दी, 1 रख दी। ओके, सबकी वैल्यू पुट करिए आपने, एम की वैल्यू 3000, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 10, हाफ हाफ ही होता है, ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी 1.5, सबकी वैल्यू पुट करोगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 81 के किलो जूल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे बच्चों ये तीसरा एग्जांपल है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। ए हाइट कितनी है बच्चों, 2 मीटर हाइट तक ले जा रहे हैं उसको। तो देखो फोर्स भी ऊपर, जा भी ऊपर ही रहा है, थीटा 0 डिग्री है, सबको पता है। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एफ एंड इट्स वेट। दो फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है, एक तो अप्लाइड फोर्स एफ और एक वेट लग रहा है mg नीचे उसकी वजह से। ओके, तो देखो बच्चा पार्टी, वेट ऑफ द ब्लॉक कितना हो गया, वो जो mg हो गया, m कितना 4 kg दे रखा है, g 10, ये हो गया 40। अच्छा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, एच भी इसी डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री हो गया बच्चा पार्टी, तो क्या लिखोगे एफ इंटू एच, अभी जस्ट पढ़ा है यार 2 मिनट पहले। ओके, इतना एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, तो ये हो गया एफ इंटू एच, एफ कितना बच्चों 20, एच कितना 2 मीटर, ये आ गया 40 जूल। इसी तरह से वर्क डन बाय वेट निकालोगे, बोलो वेट नीचे, हाइट ऊपर जा रही है, थीटा 180 हो गया, mg की वैल्यू कितनी निकाली आपने 40 इंटू 2 इंटू कोस 180 -1 हो गया, ये आ गया -80 जूल। अच्छा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पुल को अगेंस्ट करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे। ओके, दूसरा केस आता है बच्चों, इफ बॉडी पुल्ड ऑन रफ ओरिजेंटल रोड थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एच। अच्छा रफ होगा बच्चों, तो ये फोर्स है, इस फोर्स को अपोजिट करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तभी रफ केस होगा। बाकी सारी चीजें सेम है, एक फ्रिक्शन फोर्स और ऐड हो गया इसमें बच्चों, इसको लगेगा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा mg को। तो इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, एक एक करके पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला आता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट ये रहा, बोलो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, कोस 90 होता है 0, तो इसका मतलब वर्क कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वर्क करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, अच्छा देखो पुलिंग फोर्स एफ इस डायरेक्शन में है, एस भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री हो गया बच्चा पार्टी, तो ये हो गया एफ एस कोस 0 डिग्री, मतलब एफ एस मतलब पॉजिटिव वर्क हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है बच्चों, यस और नो। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया mg के, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई म्यू mg। ओके बच्चा पार्टी, अब म्यू mg जो है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, थीटा 180 हो गया, तो आपने क्या लिखा, एफ की जगह रख दिया म्यू mg, एस एस ही है, ये कितना हो गया कोस 180 की वैल्यू -1, इसका मतलब क्या आ गया माइनस म्यू mg एस, इसका मतलब क्या हो गया वर्क डन कितना आया नेगेटिव। तो नॉर्मल रिएक्शन से वर्क डन 0, पुलिंग फोर्स से वर्क डन पॉजिटिव, फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। टोटल वर्क डन निकालोगे बच्चों 0 प्लस एफ एस माइनस एफ एस, ऐसा करोगे तो कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस, ये आपके पास नेट वर्क डन आ गया। ओके, अच्छा बोलो डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बच्चों, ये इस एफ को बैलेंस कर रहा होगा, तभी बॉडी आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी। इसका मतलब कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं 0 वर्क डन कब आता है। तीन ही कंडीशन है बच्चों जब वर्क डन 0 होने की, या तो फोर्स 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए। देखो कोस 90 0 होता, तो या तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा 90 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 या नेट फोर्स 0 हो। तीन ही सिचुएशन ऐसी है जिसमें वर्क डन आपके पास क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो पहला पॉइंट केस करते हैं बच्चों अपन। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्क डन आपको पता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस से निकाला जाता है, ये अभी पढ़ेंगे अपन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इफ अगर डीएस वेक्टर 0 हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो भी वर्क डन कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और बॉडी इज 0 व्हाटएवर बी द फोर्स वर्क डन इज 0, बिकॉज सबको पता है बच्चों कि फोर्स कितना भी हो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, वो अभी पढ़ेंगे आगे
दो फोर्स पढ़ाऊंगा बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब इसके कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल हैं, जैसे व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू डिस्प्लेस ए वॉल और स्टोन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, एक्चुअली इट्स सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, द वर्क डन इज जीरो। बच्चों जैसे आप किसी वॉल को धक्का दे रहे हो, तो आप कितना भी धक्का दे दो वॉल तो खिसकेगी नहीं, है ना, वॉल मूव नहीं होगी। इसका मतलब साइंटिफिकली आपने जो है वो वर्क डन कितना किया है, जीरो किया है, जबकि आप थक जाओगे। तो ऐसा कैसे होगा कि आप थक भी गए और साइंटिफिकली आपने वर्क डन भी नहीं किया। वो जो वर्क डन हुआ बच्चों, वो आपकी इंटरनल एनर्जी की वजह से थके हो आप, आपकी इंटरनल एनर्जी वेस्ट हुई है। अब बिकॉज साइंस तो ये बोलती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका वर्क डन जीरो है। ओके, जैसे कोई भी बच्चों आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, सेकंड पॉइंट यही है कि कोई कुली जो है वो एक बैग को सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह रख के खड़ा हुआ है, तो साइंटिफिकली उसने कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन वो थक तो गया है, बिकॉज ही इज ट्राइड, वाई ही इज टायर्ड, वाई, बिकॉज उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो वेस्ट हुआ है, उसकी वजह से वो थका है। साइंटिफिकली उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नो वर्क डन। ओके ओके, देखो बच्चों, अब जीरो और किस किस कंडीशन में आता है वर्क डन, देखिए ये हो गया। अच्छा, व्हेन W इक्वल्स टू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90। अच्छा, थीटा 90 का अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा हो बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, बताओ मुझे, जीरो होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन के बीच का एंगल 90 हो गया बच्चा पार्टी। या आप एक चीज सोचो कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, व्हेन अ बॉडी डूइंग सर्कुलर मोशन, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है, या मैं बोलूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है बच्चों। अब 90 डिग्री होगा, इसका मतलब वर्क डन इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम रोलिंग अ पार्टिकल इज जीरो। किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराओगे आप, तो वर्क डन कितना होगा बच्चा पार्टी, जीरो होगा, ये आपको याद रखना है। ओके, सो देखो इसमें when a porter moves with a suitcase on his head on a horizontal level road, the work done by lifting force और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। सही बात है बच्चों, लिफ्टिंग फोर्स ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब और वेट कितना हो गया बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है बच्चा पार्टी। ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। बच्चों ये फोर्स जो लग रहा है सेंटर की डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। इसी तरह से एक चीज और याद रखना, मैं अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा उसको, कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम का बॉब है, वो स्विंग कर रहा है, तो वर्क डन इन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो। तो टेंशन, वो जिस स्ट्रिंग से बच्चों वो हैंग है, उसकी जो अंदर टेंशन आएगा, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा या उसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो कितना होगा बच्चा पार्टी, जीरो होगा। ये केस अभी याद रखना, ये वापस आएगा अभी थोड़ी देर बाद में जब वर्क डन बताऊंगा, हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन इन सिंपल पेंडुलम। ओके, तो बच्चों एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे आपको दो दो डिस्प्लेसमेंट दे रखे हो और आपको वर्क डन पूछा हो, नीट का सबसे फेमस सवाल है ये, इससे ज्यादा नीट में आज तक नहीं पूछा गया वर्क डन में। दो डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, फोर्स दे देते हैं, आपको पूछते हैं वर्क डन कितना होगा। चाहे 2016 का पेपर देख लो, चाहे 2017 का, चाहे 2018 का, यही मिलेंगे आपको सवाल। तो अब दो डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करना, मतलब आर बी माइनस आर ए करना है। ये कर दिया आपने। फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे बच्चा, बताओ मुझे, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, बस और कुछ नहीं करना है। 3 इंटू -8 -1 इंटू 8, टोटल कितना आएगा, -24। ओके, डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है बच्चों, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। ओके, चलते हैं आगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ गया बच्चों, अभी निकाला अपन ने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब अच्छा होता क्या है बच्चों, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरीज विद पोजीशन। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग, अब वर्क का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हो फोर्स का, तो वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर डी डब्ल्यू। फिर आपको बच्चों एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका वर्क डन निकाल के फिर आप लिमिट लगा दोगे ए से बी, या जहां से जहां तक आपको वर्क डन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, उस पूरे का वर्क डन आ जाएगा। तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके थ्रू जो आपने वर्क डन निकाला वो आया डी डब्ल्यू, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा पार्टी डी एस, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो है एफ, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा। ओके, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के।
तो टोटल वर्क डन निकालोगे इन गोइंग टू फ्रॉम ए टू बी, तो आप लिमिट लगा दोगे ए से बी, तो एफ डी एस को सोल्व करोगे बच्चा पार्टी कितना आएगा, एफ एस कोस थीटा, सॉरी एफ कोस थीटा इंटू डी एस। अच्छा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेगुलर कंपोनेंट, तो अगर आप एक्स डायरेक्शन में निकालोगे तो लिमिट लगाओगे x1 टू x2 जैसा यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो आएगा y1 से y2 एफ वाई डी वाई, जेड डायरेक्शन में निकालोगे तो लिखोगे z1 से z2 एफ जेड डी जेड। तो जिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको निकालना है उसमें आप निकाल सकते हो। जैसे करते हैं इस पे दो सवाल। फोर्स दे रखा है आपको 2x आई केप 2j केप और 3z स्क्वायर के केप। पार्टिकल पे वर्क डन निकालना है, डिस्प्ले से x1 y1 z1 से आप x2 y2 z2 जा रहे हो। ओके बस कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला वापस लगाना है। अभी ये देखो x1 से x2 लगा दोगे, y1 से y2 लगा दोगे, z1 से z2 लगा दोगे और सोल्व कर दोगे। तो देखो x1 से x2 कितना है, 1 से 3, y1 से y2 2 से 6, z1 से z2 3 से 1। ओके ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे 2x स्क्वायर बाई 2 2y स्क्वायर dy, सॉरी dy का तो y हो जाएगा, z क्यूब बाई 3, सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 जूल। ओके इसी तरह से बच्चों जेई मेन 2014 का सवाल करते हैं। देखो आया हुआ है जेई मेन 2014 में, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x इट एक्सर्ट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ओके सारा x में ही है बच्चों, तो y z की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वेयर ए और बी आर द कांस्टेंट, फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रबर बैंड बाय L। अच्छा 0 से L तक ले जा रहे हो आप। ओके पहले 0 पे था। ओके तो आपने क्या करा बच्चा पार्टी, ये फोर्स रखा, इसको dx पे करा। ओके क्योंकि सारा जो फोर्स है बच्चों वो x डायरेक्शन में ही है, तो y z लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे कंपोनेंट यूजलेस है, अपने किसी काम के नहीं है। कहां से कहां तक ले जा रहे हो, 0 से L तक। इंटीग्रेशन करोगे a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3, चाहो तो अलग अलग करके कर लो बाई पार्ट से, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हो। सब में लिमिट लगा दोगे 0 से L, 0 से L, आपका आंसर आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3। बोलो कितना इजी सवाल है बच्चों, बताओ। तो वर्कडन बहुत इजी आता है। आज सारे प्रोफाइल पढ़ लेंगे किस किस तरह से आप वर्कडन कौन सी सिचुएशन में फाइंड आउट कर सकते हो। ओके चलते हैं नेक्स्ट फंडे पर। अब बच्चों ग्राफिकल सेक्शन, ग्राफ से कैसे वर्कडन निकाले, तो जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होगा वो आपको अमाउंट ऑफ वर्कडन देगा, अमाउंट ऑफ वर्कडन देगा। ओके सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, अमाउंट ऑफ वर्कडन। जैसे वर्क निकालोगे बच्चों वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, इसका एरिया निकाल लो, ये आपको वर्कडन दे देगा। दूसरा आता है बच्चों वर्कडन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स अगर कोई ग्राफ ऐसा हो बच्चों जो आपसे जिससे आपका एरिया नहीं निकल रहा हो, तो आप क्या करोगे, किसी एक एलिमेंट लोगे वहां पे, ऐसे dx एलिमेंट लोगे, उसकी वजह से वर्कडन निकालोगे जैसा अभी अपन ने पहले निकाला dw, उसको इंटीग्रेट कर दोगे जहां तक आपको वर्कडन चाहिए, मतलब x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक आपको वर्कडन चाहिए, लिमिट लगा दी x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। इसे dw कैसे निकाला आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, इस एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट dx है। अब बच्चों एक चीज सोच के देखो, ये जो शेप है ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट x इनिशियल है और फाइनल पॉइंट x फाइनल है। इसका मतलब मैंने एक स्ट्रिप की वजह से या एक एलिमेंट की वजह से वर्कडन निकाल दिया और उसकी लिमिट लगा दी x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। इसका मतलब मैं इस एरिया में जितने भी सारे एलिमेंट है उन सब की वजह से वर्कडन निकाल दिया। ओके ऐसा होता है। तो dw विच इज इक्वल टू एफ डी एक्स, लिमिट लगा दी x इनिशियल से x फाइनल, ये आपका वर्कडन आ गया। तीसरा चीज, एक चीज और याद रखना है बच्चा कि इफ एरिया इनक्लोज अबाउट x एक्सिस तो वर्कडन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर बिलो x एक्सिस है इसका मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस में है, तो ये आ गया वर्कडन जो आएगा बच्चों वो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके जैसे एक एग्जांपल करके देखते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे रखा है आपको, ये इतना थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लास्ट में देखो कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 14। पर बच्चों आपको सारा क्वेश्चन पढ़ना है, हमको तो पता है कौन सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पढ़ने में कभी भी इग्नोर ना करे बच्चों, क्या पता ऐसा कोई आपको डेटा दिया हो जो क्वेश्चन सोल्व करने के काम आ जाए।
तो वक्डन दिया है, मेरे को तो पता है x 0 से लेकर 14 तक निकालना है, पूरा एरिया निकाल दूंगा बच्चों, ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल। ओके, तो अच्छा ये स्क्वायर दे रखा है, 4 और 4 स्क्वायर है बच्चों ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, साइड का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सारे एक्स लेवल के ऊपर हैं, इसका मतलब वक्डन पॉजिटिव आएगा 36 जूल। ओके, फिर आता बच्चों एप्लीकेशन ऑफ वर्क। एप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे देखेंगे बच्चों, पहला आता इफ अ फोर्स इज चेंजिंग लीनियरली फ्रॉम F1 टू F2 ओवर अ डिस्प्लेसमेंट S, देन वर्क डन इज, कैसे निकालोगे, अगर फोर्स जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है F1 से F2 तक, S डिस्प्लेसमेंट, तो आप डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकते हो इस ट्रिक से, F1 प्लस F2 बाई 2 इंटू S, मतलब आप F एवरेज ले लोगे। ओके, दूसरा आता है वेक्टर फॉर्म में कि अगर आप R इनिशियल से लेकर R फाइनल तक जा रहे हो, जैसा कि अभी अपन ने पहले देखा था, तो मैंने आपको बताया था आप क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, R फाइनल वेक्टर माइनस R इनिशियल वेक्टर, मैंने बताया था फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को आप माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नीट का सबसे फेमस सवाल है ये, दो डिस्प्लेसमेंट देके वर्क डन पूछना, इसको तो दिमाग में रखना ही है। तीसरा पॉइंट आता बच्चों, ये आ गया, वर्क डन इन पुलिंग द बॉब ऑफ मास m of a simple pendulum of length L at an angle theta to the vertical by means of horizontal force F। बच्चों देखो ये सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब है, उसका मास दे रखा है आपको स्मॉल m एट एंगल थीटा, आपने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगाया इसके ऊपर F। अब बच्चों एक चीज सोचो, इसकी जो लेंथ है वो आपको L गिवन है और आपने क्या करा बच्चों, इसको H हाइट तक ले गए इसको, तो बच्चों ये सोचो ये पूरा L है, आपने इसको H हाइट तक डिस्प्लेस किया, तो ये कितना हो गया बच्चा पार्टी, L माइनस H हो गया, ये थीटा हो गया। अच्छा एक चीज तो आपको याद ही होगी, अभी मैंने 5 मिनट पहले पढ़ा है कि वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब इज 0, है ना, याद है ना, भी बोला था थोड़ी देर पहले। ओके, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यहाँ पे लग गया mg, ये इसका पुलिंग फोर्स हो गया F, ये बच्चों mg हो गया इसका वेट। ओके, ये A पॉइंट या B पॉइंट है, आपने इसको B से C तक डिस्प्लेस किया, तो इसमें आप इस ट्राइंगल में कौन कौन से OAC ट्राइंगल देखो, अगर आप इसमें cos थीटा निकालोगे बच्चा पार्टी, तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, L माइनस H डिवाइडेड बाई H। ओके, L माइनस H डिवाइडेड बाई H, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस H बाई L हो गया, तो H बाई L किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1 माइनस cos थीटा के, तो H की वैल्यू कितनी आ गई L की फॉर्म में, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद रखनी बच्चों, ये सर्कुलर मोशन में भी इतनी काम में आती है, बच्चों को डायरेक्ट याद रहती है L माइनस एल कॉस थीटा, या L कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, कुछ डेटा याद रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब वर्क डन आपको पता है बच्चों, सोचो ये डिस्प्लेस हो रहा है अपर डायरेक्शन में, वेट लग रहा है नीचे। ओके, तो वर्क डन कितना आएगा बच्चों, माइनस mgh आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये आ गया माइनस mg इंटू एच का वैल्यू क्या निकाला, L1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, ये आपके पास आ गया माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स कितना लिखोगे बच्चा पार्टी, फोर्स ये रहा, इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, L साइन थीटा आएगा, आप कंपोनेंट करके देख सकते हो, ये L कोस थीटा आएगा जहां बेस वहां कोस, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा L साइन थीटा। तो आपके पास जो पुलिंग फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो आएगा FL साइन थीटा। लेकिन वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग अभी पहले पढ़ा था, कितना आता है, 0। ओके, अब बच्चों एक चीज सोचना, इसी का एक सिमिलर केस है, लेकिन आपने क्या करा, एक यूनिफॉर्म रॉड ले ली। अब बच्चों एक चीज सोचना कि यूनिफॉर्म रॉड में जब आप mgh लगाओगे तो ये h जो होता है ये हाइट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ओके, और किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, उसकी हाफ डिस्टेंस पर, मतलब उसके जस्ट मिडिल में। तो आपने जो ये लिखा है ना h इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा, इसको बस हाफ कर देना, ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों आपको, और कुछ नहीं करना है, इसको बस हाफ कर दोगे, ये हो जाएगा L/2 cos 1 माइनस कॉस थीटा,
इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, माइनस एम जी एल बाई टू 1 माइनस कोस थीटा। ये देखो आपका आंसर आ गया। वेयर एल बाई टू इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सपोर्ट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सपोर्ट। तो याद रखना जब रॉड लोगे तो आपको डिस्टेंस कहां से लेनी बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जो इसके जस्ट मिडिल में होता है। चलते हैं आगे। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पे भी यही चीज करनी है, जो डिस्टेंस लेनी है लेटर में वो कहां से लेनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सो a ladder of mass small m and length capital L resting on a level floor is lifted and held against a wall। देखो बच्चों ये lifted and holding है बच्चों, वो against a wall ऐसे रखा हुआ है ये एट एन एंगल थीटा पे with the floor। so work done by gravitational force कितना है आपको पता है बच्चों, mgh होता है। अब ये लेंथ L किसकी है बच्चों, लेडर की। ये कितना हो गया बच्चों, L बाई टू साइन थीटा हो गया। H जो, अच्छा देखो आपको H निकालना है, एम जी एच निकालना ना बच्चों, ये H। ओके सो ये H जो होगा, अब यहां से जो इसका कंपोनेंट लोगे बच्चों, ये तो हो गया L बाई टू कॉस थीटा, बिकॉज आपको पता है जो हाइट लेनी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लेनी है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो हो गया L बाई टू कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया बच्चों हाइट, ये H देखो जहां मेरा ये कर्सर है वहां पे, ये L बाई टू साइन थीटा हो गया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं ऐसे ऐसे, तो ये L बाई टू साइन थीटा हो गया। ओके तो यहाँ पे H जो लिया है मैंने वो क्या लिया है, L बाई टू साइन थीटा। अच्छा आपको पता है वेट यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट अदर डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा 180 हो गया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली नेगेटिव ही आता है। ओके तो ये कितना हो गया, माइनस एम जी एल बाई टू साइन थीटा। तो ये जब भी आप एम जी एस लगाओ ना, तो आपको एक चीज याद रखनी कि जो हाइट होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगी। सबसे मोस्ट फेमस कोड नीट का है, और टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल वर्क एनर्जी पावर से यूनिफॉर्म चेन का। केस समझा देता हूं बच्चों, क्या है आपको इसमें इतना डेरिवेशन याद नहीं करना है, 11th-12th के बच्चे नहीं हो जो डायरेक्ट टारगेट में फॉर्मूला याद रखना होता है। हालांकि केस वही है, इसके अंदर भी एमजीएच वाले कंपोनेंट लगाया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी हाइट ली हुई है। फिर भी देखो अपन इसको पूरा पढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई बच्चों, इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। एंड किस तरह से रखा हुआ है कि इसका 1/n पार्ट, इसकी लेंथ का 1/n पार्ट जो है वो हैंगिंग ओवर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। अच्छा इसका मतलब अगर इसकी लेंथ में L मानूं या L कंसिडर करूं, तो L/n पार्ट जो है वो टेबल से हैंगिंग है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट कितना हो गया, मैंने बोला जस्ट हाफ पे होता है, तो ये हो गया L/2n हो गया। ओके तो वर्क डन बाय पुलिंग ए फोर्स ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट इनटू ए टेबल। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर यहाँ पे वेट लग रहा है mg इधर, तो वेट। ओके अब पुलिंग फोर्स किस डायरेक्शन में बच्चों, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो m जब लिखोगे वो क्या लिखोगे, m। अब बच्चों लेंथ L/n है, तो मास भी m/n हो गया ना, अगर टोटल का मास मैं m मानूंगा। g इंटू हाइट कितना बच्चों, L/2n। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है mgl/2n स्क्वायर। ओके वेयर हैंगिंग पार्ट का मास कितना है, m/n, बिकॉज लेंथ L/n हो गई तो मास m/n हो गया डायरेक्ट। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जैसे बच्चों आपको बोले कि ये 1/3 पार्ट लटका हुआ है, 1/3, n कितना हो गया, 3 हो गया। 3 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, 9 2 जा 18 mgl/18। ये AEEE का सवाल हो गया, कुछ नहीं करना था, n की वैल्यू 3 पुट करनी थी, mgl/18 डायरेक्ट आंसर था बच्चों। ज्यादा सोचना है ही नहीं इसमें। ये कुछ ऐसे प्रोफाइल है जो फेमस ही है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे EMCT हो, चाहे कर्नाटका CT हो, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट है, अब बच्चों इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करो, 1/n से 1/n2 तक ले जाओ। मतलब 1/n1 पार्ट से आपने इसको खींचना स्टार्ट किया और 1/n2 तक ले गए, तो बोलो mgl/2 तो ऐसा का ऐसा रखोगे, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर दोगे, और कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने यहां कर दिया। क्या करा, 1/n पार्ट ऑफ इस लेंथ से कहां तक खींचा, 1/n2 तक पार्ट तक, तो कुछ नहीं करा, mgl/2 ऐसा का ऐसा है। ओके तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर दिया, ये केस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास
m and length l is suspended vertically. बच्चों ये आईआईटी का सबसे फेमस सवाल है ये. The lower end of the chain is lifted upon point of suspension. ओके अब बच्चों एक चीज सोचना. ओके ये लेंथ है l, ये लेंथ हो गई l/2, ये हो गया l/4. ओके जस्ट इसका हाफ, l/2 का हाफ है ये. तो ये यहां से l/4 हो गया, तो ये यहां से भी l/4 हो गया. ओके तो ये ग्रेविटेशन पॉइंट 1 हो गया, ये ग्रेविटेशन पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट 2 हो गया. ओके आपने इसको क्या करा, सस्पेंशन पॉइंट तक फोल्ड किया ऐसे वर्टिकली. तो G1 और G2 के डिस्टेंस अभी भी l/4 है. ओके सो ये l/4 प्लस इसको फोल्ड किया आपने ऐसे, तो ये l/4. टोटल कितना रेज हुआ सेंटर ऑफ मास, l/2. ओके ओके अब जो इसका मास हो जाएगा बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ये कितना हो गया बच्चों, m/2 हो गया. इसका m/2 हो गया. और आपने इसको कितना पुल किया, l/2. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली नेगेटिव आता, बता रखा आपको. तो m/2 इंटू जी इंटू l/2, वर्क डन कितना हो गया, -mgl/4. ओके अब बच्चों एक केस आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग डेंसिटी d1. तो बॉडी का जो डेंसिटी है वो d1 है, वो जिस लिक्विड में वो रखा हुआ है उसका डेंसिटी d2 है. और आपने इसको पुल्ड किया हाइट s तक. तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है mgh 1 - d2/d1, where d2 is the density of liquid, d1 is the density of body. अब बच्चों एक प्रोफाइल केस हो रहा था फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना. ओके देखो इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. देखो फोर्स जो है वो कैपिटल F वो कहां से बच्चों, अप्लाइंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, मतलब ये F cos थीटा हो गया. और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो आएगा F sin थीटा. ओके ओके सो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस म्यू. ओके कोई दिक्कत नहीं है. इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट स्मॉल d ऑफ द ब्लॉक. अच्छा बच्चों इसके कंपोनेंट करो, ये हो गया F cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में चल गया F sin थीटा. तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा वो आ गया इक्वल mg के, ये रहा इक्वेशन. ओके ओके अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्स जो है वो इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है. फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे mg माइनस F sin थीटा के. ओके तो F cos थीटा जो है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपने पुट कर दी, यहां से F की वैल्यू निकाल दी, ये आ गया. वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा. अच्छा यहाँ पे तो आपने जनरली फोर्स का ही कंपोनेंट ले रखा है, तो cos थीटा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके तो यहाँ पे म्यू mg cos थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा. ये आपका आंसर आ गया बच्चा पार्टी. ओके चलिए आगे. ओके एक केस और आता है फ्रिक्शन का. बच्चों फ्रिक्शन के 2-3 केस आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, कोई भी प्रोफाइल छोड़ना नहीं है आज अपने को वर्क का. कि ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is placed on an inclined plane which is moving with constant velocity v in a horizontal direction. ये मास स्मॉल m है. यहाँ पे जो बच्चों ये सरफेस है ये क्या है, रफ है. और भाई साहब ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है. ओके वेलोसिटी कांस्टेंट है, सवाल इजी है. वेलोसिटी चेंज हो जाता है, सवाल हार्ड हो जाता है थोड़ा. इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, द फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन टाइम t if the block is at rest with respect to the inclined plane. ओके बच्चों क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक जो है रेस्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन. अब बच्चों एक चीज सोचो, मैं 2 ऑब्जर्वर बिठा देते हैं. अब एक तो ऑब्जर्वर बिठा दिया इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर ही, ओके, और एक ऑब्जर्वर बिठा दिया ग्राउंड पे. अब इसके रेस्पेक्ट में, बिकॉज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि द ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन. इसका मतलब बच्चा पार्टी अगर मैं बी की तरफ से देखूं तो
या बी मैन जो इसको देखेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, इसको 0 दिखेगा, बिकॉज इस बी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है ना। तो आपको एक सवाल तो यही पूछेगा, देखो लास्ट वाला मैं बताऊंगा। चलो अभी अपन ग्राउंड की बात करते हैं। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन अपने को बताना है। तो एफबीडी बनाओगे बच्चों, सोचो ये वेलोसिटी यू है, देखो आपको गिवन है कांस्टेंट वेलोसिटी यू, ये रख दिया अपने कांस्टेंट वेलोसिटी यू। बोलो बच्चों इसके ऊपर जो इसका जो वेट लगेगा वो ऐसा लगेगा थीटा पे, ओके। देखो ये लग गया mg, ये हो गया इसका फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा बच्चों इस mg का आप कंपोनेंट करोगे तो इस फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg साइन थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, mg कॉस थीटा। देखो बताया रखा है आपको इतनी बार कि जहां बेस वहां कॉस, जहां परपेंडिकुलर वहां साइन, ओके। अब एक चीज सोचना बच्चा पार्टी, देखो इसको बाहर निकालोगे इन पूरे तामझाम को जो अपन ने बनाया है, ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी और mg साइन थीटा के जो बीच का एंगल है वो है थीटा। वेलोसिटी और फ्रिक्शन के जो बीच का एंगल है, वेलोसिटी और फ्रिक्शन के जो बीच का एंगल है वो 180 माइनस थीटा, टोटल 180 है। देखो एक लाइन पे जो जितना एंगल बनता है सबका सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर बच्चा पार्टी ये थीटा है, ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ओके ओके ठीक है। ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन जिसका हमको कोई काम नहीं है। तो ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ओके, ये आपको गिवन है, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये रख दिया फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के इक्वल। टी टाइम में आपको पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर मैन ए, ओके। अब फ्रिक्शन की फोर्स ए इज मैन ए मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। तो क्या लिखोगे बच्चों, फोर्स कितना mg sin थीटा मतलब फ्रिक्शन फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना vt, mg sin थीटा रख दिया, vt रख दिया, थीटा कितना बच्चों, थीटा थीटा मत रख देना, कोस 180 माइनस थीटा रखना, ओके, कोस 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ओके। ये mg sin थीटा और vt cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस आगे ले आओ, फाइनल आंसर विच बी mg vt cos थीटा sin थीटा, ओके। अच्छा वर्क डन फॉर मैन बी, बी के लिए बताया अभी आपको 0 बिकॉज ये रेस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, ओके बच्चा पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे, ओके। अब इसको करने में कोई जोर नहीं आएगा आपको बच्चों, सिंपल सा है। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is sliding down on a smooth hole inclined plane of inclination theta, okay. If length capital L is length of the inclined plane then work done by gravitational force। अच्छा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, इसका ये mg हो गया, ये mg cos थीटा जिस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, ये mg sin थीटा की वजह से नीचे आएगा बिकॉज इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो फोर्स कितना हो गया, लिफ्टिंग फोर्स mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों s, जो कि यहाँ पे गिवन है आपको, लेंथ ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन कैपिटल L, ये हो गया mg sin थीटा इनटू L। इसी को थोड़ा चेंज करो, यहाँ पे एक लिफ्टिंग फोर्स लगा दूं F जो इसको रोक सके, दैट कैन बी स्टॉपिंग, तो ये लगा दिया आपने F, ओके बच्चों। ये थीटा, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस F के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ये थीटा। अब बच्चों ये क्या करेगा, इसको अपर डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। तो ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूव्ड अप, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, थीटा इंक्लिनेशन एंगल है, लेंथ L है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है आपने, तो इस ये थीटा F हो गया। अच्छा जहां बेस वहां कोस, ये हो गया F cos थीटा जो इसको ऊपर खींचेगा, ये हो गया F sin थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, ओके। अब आपको पूछ रहा है कि नेट वर्क डन निकालो। नेट वर्क डन के लिए आपके पास दो फोर्स हो गए, एक तो हो गया F cos थीटा, एक हो गया mg sin थीटा। अब बच्चों बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तो आप F cos थीटा में से माइनस कर दोगे mg sin थीटा, तो F cos थीटा माइनस mg sin थीटा इनटू L, ये आपका
नेट वर्क डन आ जाएगा। अब बच्चों इसी में फ्रिक्शन हो, देखो कौन से वाले केस में, इस वाले केस में mg sin थीटा में आप फ्रिक्शन फोर्स लगा दो, mg sin थीटा में फ्रिक्शन फोर्स लगा दो। अब बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ज्यादा है। ओके, इसको अपोज कौन कर रहा है, ये एफ के। एफ के किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल, mg cos थीटा के। इसका मतलब mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एल, इंटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये आपके पास वर्क डन आ गया। ये mg बाहर भी ले लो, अच्छा लगेगा। कुछ नहीं करना बच्चों, एक एक चीजें ऐड हो जाती है, वो नए नए कंसेप्ट बन जाते हैं। जिसका बेसिक क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे फ्रिक्शन दो ना दो, थीटा एंगल पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, वर्क डन ईजी है। ये एक और केस बनता है, ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ एल एंड रेडियस आर, ये आपको गिवन है तीनों, मास एम, लेंथ एल एंड रेडियस आर, is lying on a ground with curved surface in contact with ground. If its turns of that its circular face is contact with ground, then work done by applied forces. Okay? अब हाइट जो लेनी है बच्चों आपको, देखो इसको क्या करा आपने, ऐसा करके ऐसा लिखा, ये l by 2 हो गया, ये l है तो ये l by 2 हो गया बच्चा। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, l by 2 माइनस स्मॉल r, l by 2 माइनस स्मॉल r हो गया, यस और नो। तो h कितना हो गया, h l by 2 माइनस r हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करा तो ये कितना आ गया, mg मल्टीप्लाइड बाय l by 2 माइनस r। अगर आप थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन निकालोगे बच्चों, देखो जैसे गैस को पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो आप इन अ सिलेंडर, और पिस्टन जो है बच्चों मूवेबल है। ओके, तो वर्क डन बाय गैस इन प्रोड्यूसिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ द पिस्टन इज, तो पता है बच्चों फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू एरिया के। ओके, एरिया किसका बच्चों, सिलेंडर का, F इंटू डी एक्स। ओके, P इंटू ए इंटू डी एक्स आ गया बच्चों, A इंटू डी एक्स क्या हो गया, dv हो गया। ओके, तो dw कैसे निकालोगे, PdV से, ये आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे आपको पता पड़ जाएगा। तो अगर आप V1 से लेकर V2 तक चेंज कर रहे हो, मतलब वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 तक ले जा रहे हो, वही लिमिट लगा दोगे PdV का, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक। या केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट dx फॉर द पिस्टन PdV विच इज इक्वल टू V1 से VT लिमिट तक लगा दोगे। अब बच्चों लास्ट केस आता है ये कि टू ब्लॉक्स है, मास m1 एंड m2, इसमें मास m1 जो है वो m2 से ज्यादा, डायग्राम से दिख भी रहा है, ये नीचे है, भारी है बच्चों। सो आपको बताना है कि द टू ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम सेम लेवल से है, लेकिन भारी m1 है इसलिए ज्यादा नीचे आ गया है। एट एनी इंस्टेंट t इफ x डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच ब्लॉक। ओके बच्चों, सो आपको अब बच्चों देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m1 देखो बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट x यहां है। ओके, ये x डिस्प्लेस हुआ है बच्चों, मतलब m1g इधर है और x भी इधर है। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है ना, ध्यान से देखना इस लाइन को। तो m1g इधर है, x इधर है, तो दोनों का थीटा कितना हो गया, दोनों के बीच का थीटा 0 हो गया। तो m1 इंटू जी एक्स, ये आपके पास वर्क डन आ गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक m2, ये बच्चों h डिस्प्लेस इधर हुआ, m2g इधर है। ओके, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180, कितना आ गया, माइनस m2gx। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सिस्टम पूछेगा, दोनों को ऐड कर दो, m1gx माइनस m2gx हो गया। या आप gx कॉमन ले लो, m1 माइनस m2 इंटू gx बन जाएगा। x की वैल्यू क्या रखोगे, इनिशियली रेस्ट से निकला है, ut 0 हो गया, हाफ एटी स्क्वायर। ओके, ये रख दिया आपने हाफ एटी स्क्वायर। ओके, और क्या लिखोगे, आपको पता है इक्वेशन ये क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as। ओके, और a कितना होता है बच्चों, आपको पता है जब एनएलएम पढ़ते हो आप, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, तो ये a की वैल्यू पुट करी आपने, ये s की वैल्यू पुट करी, ये सारा आंसर आ जाएगा आपके पास इस फॉर्म में। ओके, इन दिस केस वर्क डन बाय ऑन द टू ब्लॉक्स बाय टेंशन। अब बच्चों टेंशन देखो, इसमें t ऊपर, ये x नीचे, मतलब माइनस टी एक्स, इसमें t ऊपर x भी ऊपर,
मतलब प्लस टी एक्स, दोनों को जोड़ोगे 0 आ जाएगा। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्क डन। बच्चों सारे केस डिस्कस कर लेंगे अपन, कोई भी केस नहीं छोड़ेंगे। ओके, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा, आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्क डन निकालना है बाय ग्रेविटी। mg नीचे लगेगा, मतलब माइनस जे कैप में। मैक्सिमम हाइट किधर निकाल रहे हो बच्चों, ये जे कैप में है। सबको पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यहाँ थीटा नहीं है, एंगल अल्फा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g आ गया। अच्छा, जे कैप को जे कैप से करोगे 1 आएगा, माइनस एम जी मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे बेस्ट सवाल। ओके, जब फोर्स जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो। ओके, अब देखो, तो फोर्स जो है वो कितना गिवन है बच्चों आपको, F इक्वल टू 2t स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन द 2 kg मास, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, इनिशियली t इक्वल टू 0, ब्लॉक इज रेस्ट। तो इसका मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है, बॉडी रेस्ट में। F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ma होता है, मास कितना 2 kg, तो 2 एक इसके इक्वल आ गया, फोर्स इक्वल रख दिया 2t स्क्वायर, तो एक इसके इक्वल आ गया t स्क्वायर के। एक और क्या लिख सकते हो, dv बाई dt लिख सकते हो। यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे कितना आएगा, टी क्यूब बाई 3, dv इक्वल टू टी स्क्वायर dt रख दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे 0 से v तक, यहाँ पे 0 से t तक। ओके, देखो t इक्वल टू 0 पर रेस्ट पे था और t इक्वल टू 2 पर आपने निकालना है, ये 2 बाद में पुट करेंगे। अब बच्चों t इक्वल टू t से t इक्वल टू dt तक डिस्प्लेसमेंट है। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम dx फ्रॉम t इक्वल टू t से लेकर t इक्वल टू स्मॉल टाइम dt में डिस्प्लेसमेंट dx है। ओके, तो dw क्या आएगा, f dx आएगा। f कितना 2t स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, ये dx रख दिया। ओके, अब सोचो बच्चों, अगर इसको dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो dx बाई dt क्या बन जाएगा बोलो, v बन जाएगा। v की वैल्यू मुझे पता है t की फॉर्म में, टी क्यूब बाई 3 इंटू डी टी, ये कितना आ गया, टी की पावर 5 आ गया। इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 6/6 आ जाएगा, 2/3 बाहर ले लिया आपने, 64/9 जूल। ऐसे सवाल ऐसे करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालो, dx बाई dt को वेलोसिटी में चेंज करो, आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए होमवर्क, वर्क निकालना है दोनों में बाय ग्राफ। आपको पता है एफ एक्स का एरिया ले लेना, लेकिन जहां तक पूछे वहीं तक। एक्स इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इक्वल टू 5 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 5 तक। ओके, 1 से लेकर 5 तक पूछेगा बच्चों। देखो ये वाला पॉजिटिव में है, ये वाला नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको निकालना है एरिया सिर्फ इसका और इसका, ट्राई करना आप। इसमें देखो वर्क डन पूछ रहा बच्चों, ये यहाँ तक पॉजिटिव है, उतना ही नेगेटिव है। बिना पेन सोल्व करे आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 8 तक निकाल सकते हो, 0 जूल। जितना एरिया पॉजिटिव में उतना एरिया नेगेटिव में, टोटल वर्क डन कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो बने रहिए इस चैनल पे बच्चों, कल हम बात करेंगे टोटल एनर्जी। ओके, ये टोटल वर्क डन के केस हो गए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। अभी पूरा सिलेबस खत्म करना है अपने को।